Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss some more questions from research aptitude which is mandatory for the paper 1 UGC NET. We have already covered some questions. You can easily find the link in our playlist. So let's begin with the discussion. Our first question is, in order to augment the accuracy of the study of a researcher, मतलब कि एक रिसर्चर जो कि रिसर्च परफॉर्म कर रहा है किसी टॉपिक पे, उसकी एक्यूरेसी को हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो बंदा बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, अनबायस्ड है। बायसिंग मींस किसी के फेवर में हमेशा जाना, तो अनबायस्ड है, बिल्कुल वो ये नहीं देखता कि मुझे किसी के फेवर में काम करना है, बस वो ट्रूथनेस को फॉलो करता है। या फिर सेकंड पॉइंट है, शुड इंक्रीज द साइज ऑफ द सैंपल, उसके पास बहुत बड़ा सैंपल साइज है जिसके ऊपर वो रिसर्च करता है सो दैट एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए। या फिर शुड कीप द वेरिएंस हाई, वेरिएबल रिजल्ट्स को एक पेस पर रखकर उसमें से बेस्ट चॉइस को चूज करना। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक एक्यूरेट रिसर्चर की? तो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड, सो आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। अब हाइपोथेसिस किसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा अजम्पशन होता है, जो कि ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो उसे हम किस वर्ड्स में स्टेट नहीं कर सकते, इनमें से किस वर्ड्स में नहीं बता सकते? डेक्लरेटिव टर्म्स, कुछ डेक्लरेशंस, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते ही बोला था कि इसमें क्या होती है हमारे पास किसी टॉपिक से रिलेटेड अजम्पशंस, मतलब डेक्लरेशंस। ऑब्वियसली यहाँ पे हाइपोथेसिस जो होती है हमारी नल भी हो सकती है, या फिर कुछ टर्म्स पर क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स किसी क्वेश्चंस की फॉर्मेट में भी हो सकती है। एंड थर्ड ऑप्शन इज जनरल टर्म्स। तो जनरल टर्म्स में वी कैन नॉट स्टेट द हाइपोथेसिस ऑफ आवर रिसर्च। बाकी डायरेक्शनल भी हो सकती है, डेक्लरेटिव भी हो सकती है, नल एंड क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल कॉज नॉन सैम्पलिंग एरर्स एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स कौन कौन सी होती हैं और इनमें से कौन सी नहीं बता सकती कि नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर उस कैटेगरी में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्टी टूल्स ऑफ मेजरमेंट। हमने मेजर करते वक्त बहुत ही खराब और डिफेक्टिव टूल्स को अप्लाई किया था। इनएडिक्वेट सैम्पलिंग, या डेटा कलेक्शन में बहुत डिफेक्ट था। या फिर नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स मीन्स जिन पर्सन्स को हमने रखा था कि हम उन पर रिसर्च करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे, तो उनसे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। तो इस पॉइंट में क्या होता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स के लिए ये भी पॉइंट करेक्ट है, और अगर डेटा कलेक्ट करते वक्त अच्छा नहीं किया वो भी, लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया वो भी, और फॉल्टी जो टूल्स थे वो भी। तो ये सारे ही मेरे पास नॉन सैम्पलिंग एरर्स है। अब ये अगर हम ऑप्शन नंबर बी को कंसीडर करें, इनएडिक्वेट सैंपल, तो ये हमारा आता है सैम्पलिंग एरर में। हमने सैंपल ही अच्छा नहीं लिया था, तो इट विल कम अंडर सैम्पलिंग एरर। और ये बाकी जो पॉइंट्स है हमारे पास ए सी एंड डी, ये हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स के अंदर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर कौन सा नहीं आता है, तो हमारा ये बी ऑप्शन जो है वो नॉन सैम्पलिंग के अंदर नहीं आता, ये हमारा आ जाता है सैम्पलिंग एरर के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी इन। अब अगर हमने हाइपोथेसिस लगानी है, उसकी फॉर्मुलेशन में कौन सा यहाँ पे स्टडी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए? सर्वे, सर्वे तो हमें चाहिए, लोगों से हमने सर्वे कंडक्ट करना है और डेटा कलेक्ट करना है। फैक्ट फाइंडिंग हिस्टोरिकल स्टडीज, जो पहले से उस टॉपिक पे रिसर्च्ड है, कोई पास्ट हिस्ट्री है वो, या एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म करेंगे अब वो। नॉर्मेटिव स्टडीज, किसी बात पे हमने डिटेल में डेक्लरेशन दी हुई है, डिटेल दी हुई है वो। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जब हम अजम्पशन लगाते हैं किसी टॉपिक पर, अपनी सारी थ्योरी लिखते हैं, तब हमें सर्वे की भी जरूरत होती है। बार बार एक्सपेरिमेंट करके भी देखना पड़ सकता है और उसे नॉर्मेटिव वे में भी एक्सप्रेस करना पड़ता है। बट जो ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा है, जो हमारे पास पास्ट हिस्ट्री है, ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसका पहले से हमारे पास
कुछ ना कुछ एविडेंस बेस्ड होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। ये हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन में नहीं इंक्लूड करेगा, ये नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन is who is regarded the father of scientific social survey? तो इसका आंसर हमें वी हैव टू लर्न दिस आंसर। जो ये बूथ है, ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वेज। So this is the previous year question actually. So we just need to remember its name, that is Booth. Next question is for doing external criticism. External criticism के लिए a researcher must verify. अब researcher क्या क्या चीजें जो है वो verify करे। मतलब एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म मतलब बाहर से भी कोई ऐसा पर्सन ना हो जो मेरी रिसर्च में गलतियां निकाल सके, जो ये बोल सके कि मैंने कहीं से डेटा जो है वो कॉपी किया है, ऐसा कोई भी केस ना हो। तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं मतलब रिसर्चर में? तो ऑप्शन नंबर ए इज सिग्नेचर हो, वहां पे हैंड राइटिंग ऑथर की हो। हाँ बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट। नेक्स्ट जो है पेपर इंक यूज इन दैट पीरियड विच इज अंडर स्टडी। मतलब ये भी हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स होते हैं कि हमने कौन सा फॉर्मेट यूज करना है और कौन सा पेपर इंक यूज करना है, तो हम वो भी फॉलो कर रहे हैं। देन स्टाइल ऑफ प्रोज राइटिंग ऑफ दैट पीरियड। अब रिसर्च के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसको पैसेज के रूप में लिखने के लिए या पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास जो भी स्टाइल होता है वो हमने फॉलो करना है। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमें फॉलो करके चलने पड़ेंगे। अलोंग विद दिस हमें प्रॉपर एथिक्स फॉलो करनी है, प्रॉपर वैल्यूज फॉलो करनी है। तो ये सारी ही एक गुड रिसर्चर की जो है वो क्वालिटीज हैं। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की, वो ना हो तो उस केस में भी हमारे पास ये ऑल ऑफ द अबव पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज सर्वे स्टडी एम्स एट। अगर हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तब हमारा एम क्या होता है कि हम कुछ नए फैक्ट्स को ढूंढें अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन को रख करके हम कुछ नए फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देन होता है कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब जो मेरे पास प्रेजेंट मैंने रिजल्ट कैलकुलेट किया है सर्वे के थ्रू और जो मेरे पास पहले से पड़े थे कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स में, दोनों को कंपेयर करके देखूं कि नई चीज मेरे पास क्या आई है, कुछ डिफरेंट चीजें क्या आई हैं। देन क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। और जो पहले से कुछ ढूंढा गया है पर्टिकुलर टॉपिक पे सर्वे के दौरान या किसी भी मेथड रिसर्च मेथड को यूज करके, तो उसकी कंपैरेटिवली मेरी अच्छी चीज क्या है और पिछली चीज में बुरी चीज क्या थी। देन फोर्थ इज आइडेंटिफाइंग द मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। और हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिचुएशन को मुझे इम्प्रूव नहीं करना, मुझे रिसर्च टॉपिक को इम्प्रूव करना है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं करना। जो मेरा टॉपिक है उस पर मुझे नई इंफॉर्मेशन गेन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तीन जो पॉइंट्स हैं वो कंक्लूड किए जाएंगे फॉर द सर्वे स्टडी एम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्चर। अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ किसी टॉपिक पे, इनमें से कौन सी क्वालिटी मेरी नहीं होनी चाहिए, कौन सा फीचर मेरा नहीं होना चाहिए? मैं इंडस्ट्रियस हूँ, मैं बहुत परसिस्टेंट हूँ अपने काम को लेकर के, बहुत कंसिस्टेंटली काम करना चाहती हूँ बहुत अच्छे से, ये तो अच्छा पॉइंट हो गया। ही इज स्पेशलिस्ट रेदर देन जनरलिस्ट। मैं एक चीज को टारगेट लेकर चलती हूँ एक स्पेशल वे में, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, मतलब मुझे अपना एम वेरी क्लियर है कि मुझे इस रिसर्च को करके किस पॉइंट तक पहुंचना है, मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट इज ही इज नॉट वर्सेटाइल इन हिज इंटरेस्ट। मतलब उसे पता ही नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट टॉपिक क्या है, मुझे नहीं पता, और उसे अपनी ही एबिलिटीज का ज्ञान नहीं है, तो उस केस में वो एक अच्छी क्वालिटी नहीं है रिसर्च की। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is the validity and reliability of a researcher will be at stake when? अब वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एक हमारी एक्यूरेसी पे चलती है, एक हमारी कंसिस्टेंसी पे चलती है। तो उस केस में विल बी स्टेक एट व्हेन, ये हमारी कब स्टेक पर आ जाएगी, किस सिचुएशन पे आ जाएगी?
तो हमारे पॉइंट्स हैं, द इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दैट ऑफ इट्स अकरेंस, मतलब हुआ बहुत पहले था और मैं रिसर्च अभी कर रही हूँ। अगर उस केस में है तब रिसर्च की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी खराब हो सकती है। या फिर द ऑथर हु इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑथर जो कि मेन पर्सन है रिसर्च का, वो ही बायस्ड है, वो इनकम्पिटेंट है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंसी एबिलिटीज अच्छी नहीं है, प्लस वो डिसऑनेस्ट है, वो ईमानदार भी नहीं है, तो उस केस में भी हमारी वैलिडिटी, एक्यूरेसी रिसर्च की, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी खराब हो सकती है प्रोजेक्ट की, हमारे रिसर्च की। नेक्स्ट सी, द रिसर्चर हिमसेल्फ इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स, मतलब मैंने पूरा रिसर्च कंडक्ट कर लिया शुरुआत से लेकर के अंत तक, अगर मेरा कोई परफेक्ट लॉजिकल कंक्लूजन ही नहीं आया तो उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं होता, तो उस केस में भी हमारी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी खराब होगी। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च को खतरे में ला सकती हैं। सो डी इज द आंसर। Next is, a researcher wants to study the future of the Congress in India. For the study, which tool is most appropriate? मतलब एक एग्जाम्पल ली गई है यहाँ पर कि एक रिसर्चर है जो कि कांग्रेस कोई पार्टी है लेट्स सी इंडिया में, तो उसका फ्यूचर वो मतलब उसके बारे में स्टडी करना चाहता है, तो इसमें से कौन सा स्टडी वे जो है, कौन सा रिसर्च मेथड बेस्ट रहेगा, उसके लिए बेस्ट रहेगा क्वेश्चनियर। एक वो पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस बना ले और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करे, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल रहेगा। नेक्स्ट इज, कैथारसिस मींस डिस्चार्ज ऑफ इमोशंस। ये हमारे पास एक लाइन दी गई है, इसका मीनिंग बताया गया है, अ टीचर कैन लेट ऑफ पेंट अप एनर्जी ऑफ हिज डिसिप्लिन्स थ्रू। अब actually this is a question from research aptitude, so for the timing I just want to skip this particular question. Let's move to the next question. Seeing a very big turnout, एक बहुत बड़ा चेंज आया है और इट वॉज रिपोर्टेड दैट जेडी विल विन द इलेक्शन, और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जेडी, सपोज कोई पर्सन है, वो इलेक्शन जीत जाएगा, तो ये कंक्लूजन किस पे बेसिस है? तो हम ऐसी जजमेंट कब कर सकते हैं? हम लोग डायरेक्टली पहले बोल ही रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, मतलब बदलाव कैसे आया होगा? सडनली आया होगा और बहुत ज्यादा लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया होगा तभी आएगा, बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर्सन को वोट दिया होगा तभी ये इलेक्शन को इसने विन किया होगा, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल ने इसे वोट किया होगा। तो क्या ये रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, पर्पसिव, सिस्टमैटिक? पर्पसिव तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये पर्पस है, वो तो एक सडन चेंज हुआ है इसलिए वो जीता है। और सिस्टमैटिक भी नहीं है, पहले से कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया, तो ये रैंडम भी नहीं है। रैंडम मीन्स जिसके पीछे कोई एविडेंस ही नहीं है, बट यहाँ पे हमें पता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आया और बहुत लोगों ने इसे वोट दिया तब वो इलेक्शन जीत गया। तो हेयर इन दिस केस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स, मतलब बहुत ज्यादा डेटा था, हमने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया फिक्स्ड साइज में, मतलब हर किसी का एक फिक्स्ड साइज है सैंपल का। अभी यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा है हमारे पास, यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा है, यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा है, तो इस केस में ये किस तरह का सैंपल हुआ? तो इसे हम बोलते हैं क्वाटा सैंपलिंग। ये सभी क्वाटाज हैं, इसे मैं बोल दूंगी क्वाटा 0 या क्वाटा 1, दिस विल बी 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर है हमारे पास क्वाटा सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन पॉपुलेशन इज फाइनाइट? अगर मुझे पहले से पता है कि पॉपुलेशन इतनी नियमित ही रहेगी, तो उस केस में मुझे किस तरह का सैम्पलिंग टेक्निक यूज करना चाहिए? एक प्रोसीजरल, एक सिस्टमैटिक वे सैम्पलिंग का जो तकनीक है, जो टेक्निक है, आई मस्ट यूज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? अब रिसर्च में हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इसके भी फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, और होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पर? जो प्रोबेबिलिटी होती है, नाम से पता लग रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है रैंडम, उसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता, बस रैंडमली हम सैम्पलिंग करते हैं। तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी वाले हैं हमारे पास क्वाटा एंड पर्पसिव, तो ये इसकी टाइप है। तो ये हमें हमेशा प्रिपेयर करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कौन सी विधियां हैं या कैटेगरीज हैं, देन नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सी है। दो तो हमने यहीं पे याद कर लिया, क्वाटा एंड पर्पसिव। सो ये हमारे आज हमने कुछ 14 to 15 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड टुडे, एंड इससे पहले भी कुछ पार्ट्स किए हैं, एंड फ्यूचर में भी वी आर गोइंग टू कवर मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1. So thank you so much for your time. Please do like and subscribe to our channel. If you think that we are doing some efforts for our channel, please do support us, and you can post your doubts in the comment section also. Thank you so much for your time, and stay subscribed for all the updates and notifications. Thank you.